तो नमस्कार साथियों। आज ये हिस्ट्री की क्लास है और पूरा प्राचीन भारत इसमें कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले हिस्ट्री की एक क्लास है जिसमें हम लगभग सिंधु घाटी सभ्यता से बौद्ध धर्म तक हमने उसको देख लिया। छठी शताब्दी के धार्मिक आंदोलन के बाद हम क्या देखते हैं कि महान जनपद का काल आता है। तो आज हम लगभग महान जनपद के काल से लेकर हम पूरा इसको गुप्त साम्राज्य से ये आगे वहाँ पर राष्ट्रकूट तक पूरा प्राचीन भारत हम कंप्लीट करेंगे। इसमें चालुक्य पढ़ेंगे, हम इसके वर्धन वंश पढ़ेंगे, हम पुष्यभूति का वर्धन वंश पढ़ेंगे, हम इसमें गुप्तास पढ़ेंगे। इसके बाद फिर हम मौर्य साम्राज्य देखेंगे, फिर भारतीय वंश भी देखते हैं हम इसमें शुंग आता, कर्ण, सातवाहन आते हैं। फिर उसके आगे हम फिर विदेशी शासक भी देखेंगे इसमें, जिसमें हिंद यूनानी आते हैं। फिर हिंद यूनानी आते, शक आते हैं, पहलव आते हैं, कुषाण आते हैं इसमें, वो सब इसमें कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद हम गुप्तास भी देखेंगे। ठीक है, तो चल शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसे कहाँ से, महान जनपद का काल। अगर बात करें महाजनपद के काल की, तो सबसे पहले जब हम बौद्ध धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म से आगे आते तो महान जनपदों का उदय होता है। पहली बात, 16 महान जनपद थे। इनका सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है, तो याद रखना, बौद्ध धर्म, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय और महावस्तु में 16 महान जनपदों का उल्लेख मिलता है। एक जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, उसमें मिलता है महान जनपदों का उल्लेख। तो बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ। अब एक पॉइंट आता है, दक्षिण भारत में एकमात्र जनपद था अशमक या पोटली। और ऐसे महान जनपद, 16 महान जनपदों में से 2 ऐसे भी थे। अब 16 महान जनपद में से एकमात्र दक्षिण भारत में था अशमक। और ऐसे भी 16 महान जनपदों में थे 2 जहाँ पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, वो थे वज्जी और मल, बाकी में राजतंत्रात्मक थी। ठीक है, तो सबसे पहले मगध साम्राज्य की बात करेंगे हम अभी, कि मगध साम्राज्य कब स्थापित हुआ। छठी सदी ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य छठी सदी में। राजधानी कहाँ थी इसकी, राजगृह या फिर गिरिब्रज इसकी राजधानी थी। ठीक है, फिर बाद में पाटलिपुत्र ले गया। अब वो देखेंगे आगे कि कौन लेके गया था पाटलिपुत्र, फिर वापस राजगृह आए। एक पॉइंट ये याद रखना कि जो मगध राजाओं की सूची है, जितने भी मगध राजा, ज़्यादातर कह रहा हूँ मैं, महावंश में इनका उल्लेख मिलता। कोई भी पूछे आगे, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर अशोक, महावंश में इनका उल्लेख मिलता है ज़्यादातर राजाओं का। अब आते फिर उसके बाद मगध साम्राज्य हमने देखा, तो सबसे पहले यहाँ पर वंश है कौन सा, हर्यक वंश। फिर उसके बाद शिशुनाग वंश, फिर उसके बाद नंदवंश देखेंगे। हर्यक वंश 544 से 412 ईस्वी तक आता है। अगर संस्थापक की बात करें हर्यक वंश की, तो बिंबिसार था। इसी का ही अन्य नाम श्रेणिक मिलता है। और बिंबिसार का राजवैद्य कौन था, जीवक। बिंबिसार का राजवैद्य था जीवक। जीवक को इसने, जो अवंती का राजा उस समय था कौन, प्रद्योत, अवंती का राजा प्रद्योत के उपचार के लिए भेजा था इसने अपना राजवैद्य, किसे, जीवक को, बिंबिसार ने। बिंबिसार के बाद फिर अगला मगध साम्राज्य का शासक बना कौन, अजात शत्रु। ये इंपॉर्टेंट। पहली बात, अजात शत्रु जैन धर्म का अनुयायी था, ये मतानुयायी था। इसका अन्य नाम याद रखना कुणिक, और एक पितृहंता भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसने अपने पिता की हत्या कर दी थी बिंबिसार। ठीक है, इसके समय क्या हुआ था, अजात शत्रु के समय प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। वो हम आगे पढ़ चुके हैं पहली वाली वीडियो में। कहाँ हुआ था, डिटेल में पढ़े थे। 483 ईसा पूर्व में हुई थी। अभिधम्म पीटक, सूत पीटक ग्रंथों की रचना हुई थी, राजगृह में हुई थी, वो सब देख लेना। ठीक है, फिर अगला शासक आता है हमारा कौन, उदयन आता है। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। और हाँ, अजातशत्रु ने ही मतलब युद्ध में इसने हथियार, जो नई तकनीकी वाले हथियारों का प्रयोग भी किया था इसने। उदयन के 460 से 444 तक गद्दी पर बैठा। याद रखना ध्यान से ये पॉइंट कि उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी, और इसी ने ही राजधानी बनाया था पाटलिपुत्र को, किसकी, मगध साम्राज्य की। हालांकि राजधानी पहले कहाँ थी, राजगृह या गिरिव्रज थी। तो पूछेगा मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र बनाई थी उदय ने, और ये भी जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। ठीक है, यहाँ तक हो गया कंप्लीट। तो हर्यक वंश कंप्लीट हो गया। केवल 3 राजा देखे हमने उसमें, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। मेन बातें याद रखनी भाई, पितृहंता कुणिक किसे कहते हैं, श्रेणिक प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसे कहते हैं, श्रेणिक किसे कहते हैं, जीवक किसका राजवैद्य था,
ठीक है। अब अगला मगध साम्राज्य पर जो अगला वंश आया वो था शिशुनाग वंश। 544 से 412 तक हर्यक वंश, 412 से 344 तक आता शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। याद रखना इसने अवंती पर विजय प्राप्त की थी, क्योंकि हालांकि अवंती को जीत नहीं पा रहे थे आसानी, तो शिशुनाग ने अवंती पर विजय प्राप्त की थी। यहीं का राजा हम आगे बढ़ चुके, कौन? प्रद्योत, जिसके उपचार के लिए बिंबिसार ने किसी अपना राजवैद्य जीवक को भेजा था। ठीक है। अब यहाँ से एक पॉइंट और, पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया किसने? उदय ने, लेकिन वैशाली को राजधानी बनाया। अब ये पाटलिपुत्र से वैशाली ले गया शिशुनाग। अगला शासक आता है कालाशोक। किसका? शिशुनाग वंश का। ये पुनः राजधानी पाटलिपुत्र लेके जाता है, जहाँ पहले कौन लेके गया था? उदयन। और पहली राजधानी राजगृह थी। फिर वैशाली कौन लेके गया? शिशुनाग। फिर वापस पाटलिपुत्र, कालाशोक। पुराणों में इसी को ही काकवर्ण कहा जाता है, कंफ्यूज नहीं होना भाई। कुणिक, पितृहंता कौन? अजातशत्रु। श्रेणिक, बिंबिसार। काकवर्ण, कालाशोक। दूसरी बौद्ध संगति इसके समय हुई थी, ये भी पढ़ चुके हम डिटेल में, ध्यान से। 383 ईसा पूर्व में हुई थी कालाशोक। इसका जो कौन था अध्यक्ष? सवाकमीर। ठीक। शिशुनाग वंश का भी अंतिम शासक था नंदीवर्धन। ध्यान से, ऊपर नाग दशक, यहाँ नंदीवर्धन। फिर मगध पर एक और वंश का शासन हुआ जिसका नाम था नंद वंश। 344 से लेकर 322 ईसा पूर्व तक। सबसे पहले 544 से 412, 412 से 344, 344 से 322 तक हम नंद वंश देखते हैं। और नंद वंश का संस्थापक की बात करूं तो इसका था महापद्मानंद, संस्थापक था। उपनाम याद रखने इनके, सर्वछत्रांतक, या फिर इसी कोई कहते द्वितीय परशुराम, या फिर उग्रसेन भी कहा जाता है महापद्मानंद को। अगला शासक घनानंद आता है। घनानंद के समय ही सिकंदर का आक्रमण हुआ था भारत पर 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर वो आगे बढ़े। घनानंद, याद रखना, घनानंद जब भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ तो उस समय भारत पर घनानंद शासन करा था। बहुत क्रूर शासक था ये, बहुत टैक्स लगाता था अपनी जनता पर, बहुत खतरनाक शासक था कह सकते हैं घनानंद। और चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा इसकी हत्या की गई थी, किसके साथ मिलकर? चाणक्य के साथ। फिर उसके बाद फिर भारत में कौन सा शासक वंश स्थापित हुआ? मौर्य वंश। 321 से लेकर 185 ईसा पूर्व तक हम क्या पढ़ते हैं? मौर्य वंश पढ़ते हैं। ठीक है। अब फिर हम भारत में पढ़ते हैं मौर्य वंश। इसके बाद नंद वंश के बाद मगध पर। ध्यान से पूरी स्टोरी में, ठीक है। मौर्य काल में हम सबसे पहले 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक हम मौर्य काल पढ़ते हैं। सबसे पहले तो कुछ पॉइंट देखते हैं यहाँ पर जानकारी के स्रोत। अर्थशास्त्र कौटिल्य की है, मुद्रा राक्षस विशाखादत्त की है, कथा सरित सागर सोमदेव की है, वृत्त कथा मंजरी क्षिमेंद्र की है, महाभाष्य पतंजलि का है, कल्पसूत्र भद्रभाव का है, परिशिष्ट पर्वन हेमचंद्र का है, मेगस्थनीज की इंडिका मिलती है हमारे पास। ठीक है। अब कुछ ये पॉइंट देखते हैं यहाँ पे। याद रखना कि मौर्य साम्राज्य में ना जो पर्ण था, पर्ण क्या था? चांदी का सिक्का था। और क्षेत्रक जो थे वो भूस्वामी थे, और उपवास काश्तकार थे। क्या बोला मैंने? क्षेत्रक भूस्वामी थे, उपवास काश्तकार थे। मौर्य साम्राज्य में पर्ण जो था चांदी का सिक्का। ठीक है। अब हम यहाँ पे भी शासक देखते हैं। मौर्य वंश में जो संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मेन शासक देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य की। 322 से लेकर 298 ईसा पूर्व तक गद्दी पर बैठा कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। एक पॉइंट ये भी याद रखना कि इसकी सेना को ना डाकुओं का गिरोह कहा जाता है, डाकुओं की गिरोह। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं की गिरोह कहा जाता है। एक पॉइंट ये क्लियर रखो। फिर उसके बाद संस्थापक था भाई, इसी को सेंड्रोकोटस या एंड्रोपोटस भी कहा जाता है, विलियम जोन्स ने जो पहचान कराई थी। याद रखना मेगास्थनीज इनके दरबार में आया था, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था। कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। ठीक है। अगला पॉइंट आ जाओ इसमें। सौगौरा ताम्रपत्र तथा महास्थान अभिलेख का संबंध इसी से है, और इसमें उल्लेख मिलता है जब मगध में 12 वर्ष के दौरान जो अकाल पड़ा था उसका उल्लेख मिलता है किसमें? सौगौरा ताम्रपत्र और महास्थान अभिलेख में।
अकाल के दौरान राहत कार्य का उल्लेख 12 वर्ष पर तक पड़ा था जो, ठीक है। जैन धर्म का अनुयायी था, प्रथम जैन संगति इसी के समय हुई थी। सुदर्शन झील का निर्माण सबसे पहले ध्यान से ये पॉइंट याद रखना कि सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, लेकिन इसका जो कहाँ पर, सौराष्ट्र तट गुजरात में। उस समय वहाँ का जो राज्यपाल था वो पुष्यगुप्त था। तो निर्माण किसके समय, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने, राज्यपाल था उस समय पुष्यगुप्त। और 298 ईसा पूर्व में भद्रभाव के साथ स्वर्ण गोला में इसकी मृत्यु हुई, कर्नाटक में पड़ता। 298 ईसा पूर्व में भद्रभाव के साथ स्वर्ण बेलागोल में मृत्यु हो गई थी चंद्रगुप्त मौर्य की। अगला शासक आता है फिर बिंदुसार, जो लगभग 298 से 273 तक गद्दी पर बैठा। वो जैन धर्म का अनुयायी था मौर्य साम्राज्य में, ठीक है। बिंदुसार आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था। अमित्रघात या अमित्र सेन, सिंह सेन भी कहा जाता है इसलिए। डाइमेकस नामक राजदूत आया था इसके दरबार में, जो एंटियोकस का राजदूत था। बिंदुसार के दरबार में मैंने कहा कौन, डाइमेकस नामक राजदूत आया था जो एंटियोकस का राजदूत था। बिंदुसार के दरबार में कौन आया था, डाइमेकस नामक राजदूत जो एंटियोकस का राजदूत था, ठीक है। अब बिंदुसार के बाद एक महान सम्राट अशोक का आता है, फिर उसके बाद गद्दी पर बैठता है अशोक, लगभग 273 से 232 ईसा पूर्व तक गद्दी पर बैठता है कौन, अशोक। पॉइंट ध्यान से रखना, यहाँ से याद करने सीधा। अशोक का जो स्वयं का नाम का उल्लेख मिलता है 4 अभिलेखों में मिलता है, वो है मास्की, गुर्जरा, नेटूर, उदयगोलुम। मास्की, गुर्जरा, नेटूर, उदयगोलुम में अशोक के स्वयं का नाम का उल्लेख मिलता है। इसी का अगर मैं उपनाम की बात करूँ तो देवानप्रिय या प्रियदर्शी कहा जाता है। कलिंग युद्ध हुआ 261 ईसा पूर्व में। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके बाद इसने धम्मघोष की नीति अपनाई थी 261 में। और कलिंग युद्ध का वर्णन कहाँ मिलता है, 13वें अभिलेख में, 13वां जो शिलालेख है उसमें। उसी 13वें शिलालेख में 5 यवन राजाओं का उल्लेख मिलता है, जो एंटियोकस आता है और भी 4 अलग होते हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा, कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा था, उसके बाद धम्मघोष की नीति अपनाई। कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में मिलता है। इसी 13वें शिलालेख में 5 यवन राजाओं का उल्लेख मिलता है। अब अगला आता है कौन सा, श्रीनगर। श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। श्रीनगर की स्थापना की थी। फिर आजीविकों को बराबर की पहाड़ियों में दान दिया था। ध्यान से देखना ये बात कि अशोक ने आजीविकों को, आजीविक संप्रदाय को बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण किया था। और ये 4 गुफा याद करनी है कौन कौन सी, लोमश ऋषि गुफा, कर्ण चौपार की गुफा, सुदामा गुफा, विश्व झोपड़ी गुफा। पहली कौन सी है, लोमश ऋषि की गुफा। दूसरी है कर्ण चौपार की गुफा, सुदामा गुफा और विश्व झोपड़ी गुफा, ठीक है। महिंद्रा और वह संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था, क्यों, धर्म प्रचार हेतु, बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु महिंद्रा और संघमित्रा को भेजा था। डायमेकस, अभी इससे पहले क्या कहा था, डायमेकस किसके दरबार में आया था, बिंदुसार के, एंटियोकस का राजदूत था। लेकिन डायोनीसियस राजदूत था किसका, टॉलमी फिल्डेफल्स का, जो अशोक के दरबार में आया था। टॉलमी फिल्डेफल्स का राजदूत डायोनीसियस अशोक के दरबार में आया था। अब कुछ अशोक के शिलालेख जो है, 13 शिलालेख, उसमें हम पहले देखते हैं कि कौन जो जो इम्पोर्टेंट है वही देखेंगे। इसमें जो 14 शिलालेख जो अशोक के हैं, सॉरी मैंने 13 कर दिया। इसमें सबसे पहले क्या देखना कि जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे 1837 में, और ब्राह्मी लिपि में थे। ब्राह्मी लिपि में भी है इसके शिलालेख, ठीक है। ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा ब्राह्मी लिपि में, याद रखना, मतलब जो ये जेम्स प्रिंसेप द्वारा 1837 में पढ़ा गया था इसके शिलालेखों को ब्राह्मी लिपि में। पहले शिलालेख में उल्लेख मिलता है पशु बलि की निंदा की गई है, ठीक। दूसरे शिलालेख में चिकित्सा की व्यवस्था की गई है, और दक्षिण भारत के राजवंशों का उल्लेख मिलता है, अगर ऐसे भी है कौन कौन से, चोर, चेर और पांड्या, दूसरे शिलालेख में। तीसरा शिलालेख में उल्लेख मिलता है राज्य अधिकारियों की नियुक्ति, 3 रज्जुक युक्त और प्रादेशिक। 5वें शिलालेख में धम्म महामात्र की नियुक्ति। 8वां शिलालेख अशोक की धम्म यात्रा का उल्लेख। 9वें शिलालेख में कर व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। फिर 12वां शिलालेख में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति। फिर 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध का वर्णन, 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है, ठीक है।
उसके बाद देखेंगे अशोक के वृहद शिलालेख। अब अशोक के वृहद शिलालेख कौन, फिर अशोक के स्तंभ लेख भी देखेंगे। ठीक है, ये 14 शिलालेख तो देख लिए पहले, कौन कौन से, कौन क्या उल्लेख मिलता है उसमें याद रखना। वृहद शिलालेख में अगर मैं ये मैप ड्रॉ करूँ यहाँ पे तो ऐसे बनेगा थोड़ा बहुत। तो हम देखेंगे सबसे पहले शाहबाजगढ़ी, शाहबाजगढ़ी और पेशावर, यहाँ होगा शाहबाजगढ़ी और पेशावर। शाहबाजगढ़ी पेशावर में, मानसेरा हज़ारा पाकिस्तान में मिलता है। अशोक के वृक्ष शिलालेख दो कौन कौन से, शाहबाजगढ़ी और मानसेरा, कहाँ पर, पाकिस्तान, ये खरोष्टी लिपि में केवल दो। उसके बाद उत्तराखंड में यहाँ कालसी, गिरनार जूनागढ़ गुजरात में, धौली और जौगर उड़ीसा में मिलता है। धौली पूरी उड़ीसा में और जौगर गंजाम उड़ीसा में। सोपारा थाने महाराष्ट्र में। एरीगुड्डी कुर्नूल आंध्र प्रदेश में मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया 8 शिलालेख कौन कौन से, फिर से बता रहा हूँ। शाहबाजगढ़ी और मानसेरा पाकिस्तान में पड़ते हैं, खरोष्टी लिपि में। शाहबाजगढ़ी पेशावर, मानसेरा हज़ारा, कालसीवाला उत्तराखंड देहरादून में पड़ता है। गिरनार जूनागढ़ गुजरात में, धौली और जौगर उड़ीसा में, एक पुरी में एक गंजाम। सोपारा थाने महाराष्ट्र, एरीगुड्डी कुर्नूल आंध्र प्रदेश में। अगले आते लघु शिलालेख। लघु शिलालेख में सबसे पहले गुर्जरा मध्य प्रदेश, मास्की गुर्जरा मध्य प्रदेश, मास्की रायचूर कर्नाटक में, ब्रह्मगिरी मैसूर, अहरौरा मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में, भावरू विराट कहाँ पर, राजस्थान में मिलता है। फिर मिलता है सासाराम बिहार में मिलता है। अब अशोक के स्तंभ लेख देखते हैं। ठीक है, स्तंभ लेखों में याद रखना प्रयाग स्तंभ लेख, इसी को ही रानी का अभिलेख कहा जाता है। प्रयाग स्तंभ लेख में ही अशोक की रानी कारोबा के द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है, इसीलिए इसको रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। मैंने कहा प्रयाग स्तंभ लेख, इसी को ही रानी का अभिलेख कहा जाता है। जहांगीर द्वारा, याद रखना जहांगीर ने, लेकिन शासनकाल अकबर का था उस टाइम। जहांगीर द्वारा कौशाम्बी से प्रयाग में स्थानांतरित किया गया था, लेकिन शासन अकबर का था। ठीक है, इसी में ही अशोक की रानी कारोबा के द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। एक आता दिल्ली टोपरा या फिर दिल्ली मेरठ लेख को फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली में स्थापित किया गया था। रामपुरवा, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया राज, ये बिहार में। सबसे छोटा स्तंभ लेख रुमंदे स्तंभ लेख। अशोक के जो लेख है उनकी लिपि ब्राह्मी लिपि और भाषा प्राकृतिक भाषा। यहाँ तक हो ये भाई। मौर्य साम्राज्य में हमने चंद्रगुप्त मौर्य देख लिया, बिंदुसार देख लिया, अशोक भी देख लिया, अब इनके अभिलेख भी देख लिया। अब प्रशासन देखते इनका कैसा था। तो याद रखना यहाँ पर इनका जो प्रशासन था वो सप्तांग सिद्धांत पर आधारित था। मौर्यों का प्रशासन सप्तांग सिद्धांत पर आधारित था। उच्च अधिकारी को तीर्थ कहा जाता है और कितने, 18 तीर्थ थे। 18 तीर्थ थे ये लगभग। मौर्य काल में जो प्रांतों को चक्र कहा जाता है। और एग्रोनोमोई कौन था, अब देखते कौन, एग्रोनोमोई मार्ग निर्माण अधिकारी था। रणीय क्या था, आपातकालीन कर। हिरण्य नगद करता। सेना का प्रमुख भाग, मौर्य काल में जो सेना का प्रमुख भाग था उसे चतुरंग बल कहते हैं। ये याद रखना। मोक्ष, मौर्य काल में तलाक लेने का अधिकार था। मोक्ष क्या था, तलाक लेने का अधिकार। और अशोक का पुत्र दशरथ था, जो उसने भी आजीविकों को नागार्जुन पहाड़ी दान दी थी और बराबर की पहाड़ियों पर अशोक ने दी थी, जो अशोक के बाद था। ठीक है, दशरथ भी जो था ये भी प्रियदर्शी या देवान प्रिय की उपाधि धारण करता था। ठीक है, और ये कुछ इनका फिर प्रशासन हम जब देखते हैं ऐसे कि सबसे बड़ा क्या था कि 800 गांव को मिलाकर स्थानीय बनता है। फिर 400 गांव को बना के द्रोणमुख स्थानीय। फिर अगला खारबटीक संग्रहण का भी आ जाता है कि वो मतलब आरोही कर्म या अवरोही कर्म लगा। तो सबसे बड़ा जो था 800 गांव को मिलाकर स्थानीय, 400 गांव को मिलाकर द्रोणमुख, फिर 200 ग्राम को मिलाकर खारबटीक संग्रहण ग्रामीण। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर अगली क्लास, अब इसके बाद फिर भारतीय वंश हम शुंग राजवंश पढ़ेंगे, कर्ण पढ़ेंगे, सातवाहन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद विदेशी राजवंश। 2 क्लास में सब कंप्लीट हो जाएगा। तो धन्यवाद।